नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। विश्व भर की अहम खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं। आज कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि एशिया में सीरिया के अशांत हालात से लेकर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की हलचल तक, यूरोप में देशों की राजनीति पर पड़ रही शरणार्थियों के मुद्दे की छाया से लेकर सूडान के दारफुर में रासायनिक हमलों से मर रहे बच्चों की चीखों तक, कौन कौन सी खबरों ने विश्व भर में ध्यान किया आकर्षित। आपके साथ आज मैं हूं ममता चोपड़ा। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। अलेप्पो शहर में विद्रोहियों पर सीरियाई सेना की भीषण बमबारी, सबसे बड़ा अस्पताल तबाह, सैकड़ों नागरिकों की मौत। रूस और अमेरिका के बीच वाक युद्ध जारी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने खुद को बताया हिटलर, कहा 30 लाख नशाखोरों के नरसंहार पर होंगे खुश। दुनिया भर में बयान की कड़ी निंदा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पड़ा अलग थलग। भारत सहित सार्क के लगभग सभी सदस्य देशों ने सम्मेलन में शामिल नहीं होने का किया फैसला। 9/11 हमले पर अमेरिकी संसद में गिरा ओबामा का वीटो, पीड़ितों को सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मिला अधिकार। सऊदी अरब ने जताई नाराजगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई पहली बहस में हिलेरी क्लिंटन का पलड़ा भारी। बहस में ईमेल विवाद, इराक, आयकर घोषणा सहित कई मुद्दे छाए। खून खराबा, हत्याएं, ऐसी घटनाएं दिल दहला देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर रोज जिंदगी इन्हीं घटनाओं के साए में बीते तो कितनी असहनीय हो सकती है। सीरिया में अलेप्पो जैसे कई शहर ऐसे ही हिंसा का शिकार हैं। यहां तक कि अस्पताल भी बमबारी की चपेट में हैं। मासूम बच्चों का दर्द, महिलाओं के जख्म से किसी का दिल पसीज ही नहीं रहा। रूस और अमेरिका आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे हुए हैं। पिछले हफ्ते युद्ध विराम टूटने के बाद सीरियाई सेना अलेप्पो शहर पर कहर बनकर टूटी है। सीरियाई सेना विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए विमान से लगातार बम बरसा रही है। उसे कई मोर्चों पर बढ़त मिल रही है। ताजा हमलों के बाद मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अलेप्पो का बड़ा हिस्सा खून में नहा गया है और विद्रोहियों का गढ़ माने जाने वाला पश्चिमी हिस्सा हत्याओं का इलाका बनकर रह गया है। खबर है कि इन इलाकों में क्लस्टर बम गिराए गए हैं। अस्पताल भी ताजा बमबारी से अछूते नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में करीब 400 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर सीरिया को लेकर रूस और अमेरिका के बीच वाक युद्ध जारी है। रूस ने बमबारी बंद करने की अमेरिकी मांग को ठुकराते हुए वॉशिंगटन से अपील भी की है कि अमेरिका वादा करे कि वो उदारवादी सीरियाई विद्रोही लड़ाकों और आतंकवादियों में फर्क करेगा। दरअसल शांति समझौते के मुताबिक अमेरिका और रूस को जबत अल शाम और IS के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी थी, लेकिन रूस का आरोप है कि अमेरिका ने अब तक ऐसे कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं जिससे वो खुद के समर्थन वाले उदारवादी विद्रोही समूहों और जबात फतेह अल शाम के बीच अंतर कर सके। रूस का आरोप है कि अमेरिका इन्हीं संगठनों की मदद कर रहा है, हालांकि अमेरिका इन आरोपों को बेबुनियाद मानता है। ठीक एक साल पहले रूस ने असद शासन की मदद के लिए सीरिया में सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान रूसी हमले में 9,300 लोग मारे गए हैं। इनमें 3,804 नागरिक और 5,500 से ज्यादा जिहादी एवं लड़ाके शामिल हैं। यूं तो विश्व इतिहास में कई राजनेता हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए हैं जिन्हें इतना सम्मान मिला हो जितना इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस को मिला। शिमोन पेरेस का 28 सितंबर को निधन हो गया। 7 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में वो 2 बार इजराइल के प्रधानमंत्री और 1 बार राष्ट्रपति रहे। नोबेल शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनका कद कितना ऊंचा था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अंतिम संस्कार में 70 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत दुनिया भर के 70 देशों के प्रतिनिधियों की इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के अंतिम संस्कार में मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करता है कि वो इजराइल के दूसरे नेताओं से अलग थे। उन्हें शांति के दूत के तौर पर याद किया जाता है। 28 सितंबर को 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले स्ट्रोक होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में वो 2 बार इजराइल के प्रधानमंत्री और 1 बार राष्ट्रपति रहे। 2 अगस्त 1923 को पोलैंड के बिश्नेवा में पैदा हुए शिमोन 1934 में अपने परिवार के साथ फिलिस्तीनी इलाके में चले आए और राजनीति में प्रवेश किया।
महज 29 साल की उम्र में शिमोन रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने और इजरायली सेना को एक सामान्य सेना से तथाकथित परमाणु शक्ति संपन्न सेना बना डाला। 1959 में पहली बार क्नेसेट के लिए चुने गए। विदेश मंत्री के रूप में पेरेज ने यासिर अराफात के साथ गुप्त रूप से बातचीत शुरू की, जो 1993 में हुए ओस्लो समझौते का आधार बनी। इसके एक साल बाद ही पेरेज को रॉबिन और यासिर अराफात के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हालांकि इस समझौते को आज तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। 1996 में शांति के इस दूत का अलग रूप दिखा, जब उनके आदेश पर लेबनान के कना में संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर हमले में 100 लोगों की मौत हो गई। ये हमला हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का जवाब था। पेरेज पश्चिमी तट में इजरायली कॉलोनियां बसाने के समर्थक थे, लेकिन बाद में वो राजनीतिक तौर पर शांति और समझौते के पक्षधर बन गए। अक्सर वो फिलिस्तीनी इलाके में क्षेत्रीय मांगों पर समझौते की जरूरत पर जोर देते थे। नशीले पदार्थों का व्यापार एक जघन्य अपराध है जो जाने कितने ही युवाओं को नशाखोरी के दलदल में धकेल कर उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। लेकिन बुराई का खात्मा करने के लिए खुद बुराई का प्रतीक बन जाना क्या उचित है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने नशे और भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता संभाली थी, लेकिन अब नशाखोरों पर की जा रही उनकी कार्रवाई को लेकर वो खुद ही विवादों के घेरे में हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने खुद की तुलना पूर्व नाजी शासक एडोल्फ हिटलर से की है। दुतेर्ते ने कहा कि वो देश में करीब 30 लाख की संख्या में नशीले पदार्थ बेचने और इसका उपयोग करने वालों का खात्मा कर खुशी महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उन्हें हिटलर के रिश्तेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। हिटलर द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जर्मनी के पास हिटलर था तो फिलीपींस में मैं हूँ। हिटलर ने 30 लाख लोगों का नरसंहार किया था। यहाँ भी 30 लाख नशेड़ी हैं जिन्हें मैं खत्म कर दूंगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने माना कि हिटलर ने बेकसूरों का कत्ल किया था, लेकिन उनके निशाने पर अपराधी और मादक पदार्थ के तस्कर हैं। उन्होंने ड्रग तस्करों की मौत की सजा की वकालत करते हुए कहा कि जेल में उनकी मौत का इंतजार करना संसाधनों की बर्बादी जैसा है। करीब 10 करोड़ की आबादी वाले फिलीपींस में नशे और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करते हुए दुतेर्ते ने सत्ता संभाली थी। पुलिस अब तक की कार्रवाई में 3000 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तीखी आलोचना की जा रही है। अब इस बयान के बाद से वो यहूदी संगठनों के भी निशाने पर आ गए हैं। यहूदी संगठनों ने इसे तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के अलावा उकसावे और नफरत वाला बताया है। अमेरिका ने भी दुतेर्ते के बयान को चिंताजनक बताया है। दुतेर्ते का बयान फिलीपींस की पुरानी परंपराओं से दूर जाता दिखाई दे रहा है, जो चिंताजनक है। President Duterte's comments are a significant departure. दुतेर्ते के सत्ता संभालने के बाद से ही नशाखोरों पर की जा रही कार्रवाई विवादों के घेरे में है। उनकी आलोचना से झल्लाए दुतेर्ते कई बार बेतुके बयान दे चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अपनी कार्यशैली को निशाना बनाने पर दुतेर्ते संयुक्त राष्ट्र से अलग हो जाने की धमकी भी दे चुके हैं। आसियान बैठक के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला उठाने की संभावना देखते हुए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी अपशब्द कह डाला था। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की रणनीति कामयाब होती दिख रही है। उड़ी हमलों से उपजे हालात के मद्देनजर भारत ने सार्क सम्मेलन में न जाने का फैसला किया तो एक के बाद एक लगभग सभी देश भारत के साथ खड़े नजर आए। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और फिर मालदीव्स ने भी सार्क बैठक से दूरी बना ली है। सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों का होना जरूरी होता है। सम्मेलन 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला था। 6 देशों की ओर से सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किए जाने के बाद पाकिस्तान ने अब ऐलान कर दिया है कि सम्मेलन फिलहाल स्थगित किया जा रहा है और नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक देश ओपेक ने तेल उत्पादन को मौजूदा 3.34 करोड़ बैरल प्रतिदिन से घटाकर 3.25 से 3.30 करोड़ बैरल तक सीमित रखने का फैसला किया है। कच्चे तेल की कीमतों में 2014 के बाद से लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है। दाम में स्थिरता लाने के लिहाज से ओपेक के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। बहरहाल इस निर्णय के बाद कच्चे तेल की कीमत में तेजी का रुख देखा गया है। जॉर्डन के मशहूर लेखक नाहिद हट्टार की एक इस्लाम विरोधी कार्टून को फेसबुक पर शेयर करने के चलते सुप्रीम कोर्ट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हट्टार की एक बंदूकधारी ने 3 गोलियां मारकर उस वक्त हत्या कर दी जब वो अपने ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे।
कूटनीति के खेल में कब पासा पलट जाए कहना मुश्किल होता है। अमेरिका और सऊदी अरब कभी बहुत करीबी सहयोगी रहे, लेकिन आज इनके रिश्तों में दरार स्पष्ट है। अमेरिका में 9/11 के हमलों में सऊदी अरब के 15 नागरिक शामिल थे। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 9/11 विधेयक पर ओबामा के वीटो को खारिज किए जाने के बाद अब हमले में प्रभावित हुए लोगों के परिजनों को सऊदी अरब सरकार पर मुकदमा करने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस मुद्दे पर सऊदी अरब सरकार के कड़े तेवर अमेरिका के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने बहुमत से राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 9/11 विधेयक पर लगाए गए वीटो को खारिज कर दिया है। अब आतंकी हमले में प्रभावित हुए लोगों के परिजन को सऊदी अरब सरकार पर मुकदमा करने का अधिकार मिल गया है। आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ न्याय अधिनियम जास्टा नामक इस बिल के खिलाफ 100 सदस्यीय सीनेट ने लगभग एक मत से ओबामा के वीटो को पलट दिया है। एक सदस्य ने वीटो को बनाए रखने के लिए मतदान किया। निचले सदन प्रतिनिधि सभा का भी कुछ यही हाल रहा। यहाँ भी वीटो के खिलाफ 384 जबकि पक्ष में 77 वोट पड़े। ओबामा का मानना है कि कानून के रूप में जास्टा लागू करना अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह होगा। इससे अमेरिकी सुरक्षा बलों और विदेशों में काम कर रहे अमेरिकी लोगों पर संभावित कानूनी कार्रवाई संभव हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि आगे का रास्ता क्या है। मैं बस इतना जानता हूं कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जो गंदगी फैलाई है वो उसे साफ करने की कोशिश करने में लगे हैं। ये दुर्लभ मामला है जब ओबामा को गंभीर झटका लगा है। इस झटके से पता चलता है कि व्हाइट हाउस कमजोर पड़ चुका है। ओबामा ने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में अभी तक 12 वीटो लगाए हैं और पहली बार उन्हें दरकिनार किया गया है। उनसे पहले राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 12 वीटो लगाए थे, जिनमें से 4 दरकिनार किए गए थे। वीटो को लेकर दोनों पार्टियों के अधिकतर सांसदों की राय एक जैसी है। इससे सऊदी अरब सरकार को डरना नहीं चाहिए। अगर वो 9/11 हमलों में शामिल नहीं है और अगर है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये उन देशों के खिलाफ है जो हमारी धरती पर आतंकी हमले करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि इसकी जद में हमारे सबसे अच्छे रिश्ते वाला देश आता है। उधर सऊदी अरब ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि इस कानून के परिणाम गंभीर होंगे। 9/11 हमले में सऊदी अरब के 15 नागरिक शामिल थे। हालांकि आतंकी संगठन अल-कायदा की इस हमले में सरकारी भूमिका कभी साबित नहीं हुई और न ही राजशाही पर भी कभी कोई आरोप लगा। लेकिन इस साल फरवरी में 9/11 के 20वें अपहरणकर्ता बताए जाने वाले जकरियास मसूदी ने अमेरिकी वकीलों को बताया था कि 1990 के दशक में सऊदी शाही परिवार ने अल-कायदा को अरबों रुपए की सहायता दी थी। माना जा रहा है कि ये कानून अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी खतरे में डाल सकता है। अमेरिका में सऊदी अरब सरकार का करीब 750 अरब डॉलर का निवेश है। उसने पहले धमकी दी थी कि अगर कानून पारित हुआ तो सऊदी अरब अपने पैसे निकाल लेगा। अब सऊदी अरब के तेवर बता रहे हैं कि बात यहीं रुकने वाली नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच की बहस, जहां उम्मीदवार देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने रखते हैं। चुनावों से पहले ऐसी 3 बहस होती हैं। हालांकि इनके आधार पर किसी उम्मीदवार का दावा पुख्ता हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मतदाताओं को लुभाने का अच्छा अवसर होती हैं ये डिबेट्स। 26 सितंबर को हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, इनका ये हैंडशेक और चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर इनके बीच की तीखी बहस का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 90 मिनट तक चली पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अर्थव्यवस्था, टैक्स में कटौती, इस्लामिक स्टेट, नस्लवाद जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। कानून व्यवस्था के सवाल पर क्लिंटन ने माना कि पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। ट्रंप ने कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती बताते हुए पुलिस को किसी को भी रोकने और तलाशी लेने के अधिकार की वकालत की। अमेरिका में हथियार रखने के अधिकार यानी गन कल्चर का ट्रंप ने समर्थन किया, जबकि क्लिंटन ने हथियार पर पाबंदी लगाने की बात कही। प्रवासियों के मुद्दे पर पहले से ही आलोचना झेलने वाले ट्रंप ने देश में आने वाले प्रवासियों, खास तौर पर मुस्लिम प्रवासियों पर रोक की बात कही, जिससे क्लिंटन सहमत नहीं थी। अमेरिका में रोजगार की समस्या पर ट्रंप ने नौकरियां वापस लाने का आश्वासन दिया, तो हिलेरी ने पूंजी निवेश बढ़ाने और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया। अर्थव्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर ट्रंप ने
करों को कम करने के साथ व्यापारिक सौदों पर फिर से वार्ता पर जोर दिया। हिलेरी ने कहा कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी होगी जो हर किसी के लिए हो, सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं। जब हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप को अपनी आयकर रिटर्न सार्वजनिक करने की चुनौती दी, तो ट्रंप ने कहा कि जब क्लिंटन अपने फोन से डिलीट किए गए 33,000 ईमेल्स सार्वजनिक कर देंगी तो वो भी अपने रिटर्न सामने ले आएंगे। इस पर क्लिंटन ने माना कि उनसे ईमेल डिलीट होने के मामले में गलती हुई थी और वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बराक ओबामा की गलत नीतियों का नतीजा है इस्लामिक स्टेट का जन्म। उधर क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप ने खुद एक समय इराक हमले का समर्थन किया था। कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को खूब घेरने की कोशिश की। इस दौरान हिलेरी ने कहा कि जो शख्स महज एक ट्वीट से भड़क जाता है उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को ये कहकर चौंका दिया कि यदि इस चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन जीती तो उन्हें वे अपना पूरा समर्थन देंगे। बहस पर किए गए विभिन्न सर्वे दर्शाते हैं कि इस बहस में हिलेरी क्लिंटन का पलड़ा भारी रहा। अगली दो बहस 9 और 19 अक्टूबर को होनी है। कोलंबिया की सरकार और वामपंथी फार्क विद्रोहियों ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के अलावा लैटिन अमेरिकी देशों के नेता इस मौके पर मौजूद थे। 52 सालों से चला आ रहा संघर्ष का औपचारिक रूप से अब अंत हो गया है। गृह युद्ध में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनके अलावा 60 लाख लोग विस्थापित भी हुए हैं। स्पेन में सोशलिस्ट पार्टी के नेता पेड्रो सैंचेज ने पार्टी में बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के इस कदम से स्पेन में नई सरकार के गठन की उम्मीदें बढ़ गई हैं और पिछले 9 महीनों से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध के खत्म होने के आसार भी बढ़ गए हैं। जिंदगी कभी किसी को इतनी बड़ी सजा ना दे कि अपनी जमीन छोड़कर परदेश का रुख करना पड़े, क्योंकि परदेश के दरवाजे तो कभी भी बंद हो सकते हैं, जैसा कि प्रवासियों के साथ आज यूरोप में हो रहा है। शरणार्थियों की भारी तादाद अब यूरोप की राजनीति को भी इस कदर प्रभावित कर रही है कि प्रवासी समर्थक पार्टियों की सत्ता कमजोर होती दिख रही है। अपनी जड़ों से उछले तो पनाह की तलाश में यूरोपीय देशों का रुख किया और जब जान हथेली पर रखकर यूरोप में घुसे तो उसने बाहें खोलने के बजाय बंद कर लिया। दर दर भटकते लाचार और बेबस प्रवासियों की भीड़ ने यूरोपीय राजनीति के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया है। चांसलर एंगेला मर्केल की प्रवासी अनुकूल नीतियों के कारण सबसे ज्यादा लोग जर्मनी पहुंचे, लेकिन इसका खामियाजा मर्केल को उठाना पड़ा। उनकी पार्टी CDU को एक के बाद एक राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। 3 साल पहले बनी दक्षिणपंथी पार्टी AFD बढ़त लिए हुए है और 16 में से 10 राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। ऑस्ट्रिया में भी दक्षिणपंथी पार्टी की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। इस पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव बेहद कम अंतर से हारे। हालांकि बाद में अदालत ने चुनाव को रद्द कर दिया। अगर वो जीत जाते तो 1945 के बाद किसी भी यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बनने वाले पहले दक्षिणपंथी नेता होते। स्लोवाकिया में भी प्रवासियों ने असर डाला है। यहाँ भी दक्षिणपंथी रुझान तेजी से बढ़ा है। हंगेरी तो बाकायदा एक जनमत संग्रह करा रहा है कि क्या संसद की अनुमति के बगैर EU के कोटे के तहत प्रवासियों को जगह दी जाए। 2015 में हंगेरी ने प्रवासियों को रोकने के लिए अपनी सीमा को ही सील कर दिया था। पोलैंड में भी प्रवासियों का विरोध करने वाली पार्टी की लंबे अरसे के बाद सत्ता में वापसी हुई है। वहीं नॉर्वे की सरकार में शामिल एक पार्टी के नेता ने तो प्रवासियों को बुरा सपना तक बता डाला है। ब्रिटेन में जनवादी अभियान की सबसे बड़ी जीत 23 जून को तब हुई जब ब्रिटेन ने EU को अलविदा कह दिया। फ्रांस में भी लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के लिए किसी हद तक प्रवासियों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। स्थानीय चुनाव के पहले चरण में दक्षिणपंथी पार्टी ने जीत दर्ज कर जनता के रुझान को साफ कर दिया। हालांकि दूसरे चरण में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। संभावना जताई जा रही है कि हॉलैंड में भी प्रवासी और इस्लाम विरोधी फ्रीडम पार्टी 2017 के चुनाव में सत्ता हासिल कर सकती है। यूरोपीय खोजी अंतरिक्ष यान रोसेटा का 12 साल का सफर खत्म हो गया। धूमकेतु 67P से टकराकर अभियान का अंत हुआ। अंतरिक्ष यान के साथ रेडियो संपर्क अचानक टूट गया।
इस पूर्व निर्धारित टक्कर से कुछ घंटे पहले रोसेटा ने बर्फीले गोले जैसे धूमकेतु की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और अन्य जानकारियां भेजी हैं। रोसेटा को साल 2004 में लॉन्च किया गया था। सूडान के दारफुर प्रांत में रासायनिक हमलों में दर्जनों बच्चों के मारे जाने की खबर है। प्रभावितों को खून की उल्टी करते और सांस लेने में दिक्कत महसूस करते देखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि प्रतिबंधित हथियारों के प्रयोग से जनवरी से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने ऐसे आरोपों को निराधार बताया है। वाकई किसी ने खूब कहा है कि हर गम ने, हर सितम ने नया हौसला दिया। मुझको मिटाने वालों ने ही मुझको बना दिया। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं जर्मनी के बर्लिन महोत्सव की इन रंगारंग झलकियों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।